Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and presently we are doing PYQs for NEET classes. These are previous year questions which were asked at different levels in the NEET exams, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं. ये 50 क्वेश्चन किए कल तक. ये 51, 52 अब ये आगे these questions, और ये क्वेश्चन आया है 2004 में. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस. ये सर्कुलर डिस्क है और ये टेंजेंशियल एक्सिस ऐसे हैं. अबाउट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क के प्लेन में ही लाई, एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग, और ये सर्कुलर रिंग है, सेम रेडियस अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन. इसका भी ये टेंजेंशियल एक्सिस है. हमें निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, K1 और K2 का रेशियो निकालना है. ठीक, तो कैसे किया जाए? तो बताइए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस वी नो, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस. तो हमें पहले इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज दैट? I इज इक्वल टू I1 is equal to what is moment of inertia about this axis, about the diameter axis of the disc, that is 1/4 mr square प्लस ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर ये r है, that is mr square, that is 5/4 mr square is equal to mk1 square. Every moment of inertia is to be equated to mk square. अब इसका moment of inertia about this axis, about इसके diameter axis, that is 1/2 mr square. रिंग का diameter axis, नहीं कि perpendicular to the plane of the ring. diameter axis का यही है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें भी लगाइए, that is mr square here is equal to, it is 3/2 mr square इज इक्वल टू, इसको mk2 स्क्वायर लिखिए. अब इनका रेशो निकालिए डिवाइड करके. डिवाइड जब करेंगे, ये ख़त्म और यहाँ ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म. ये 5/4 इंटू 2/3 उल्टा करके इज इक्वल टू K1/K2 का होल स्क्वायर. इट इज़ 2 2s are 4, इट इज़ 5/6 इज इक्वल टू K1/K2. K2 किसके बराबर? रूट ऑफ 5/√6. आंसर होना चाहिए. कॉपी कीजिए अगर कॉपी करना चाहते हैं आप. ये है डिस्क, ये है रिंग. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकाला और उसको mk1 स्क्वायर रखा. ये इस रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, वो निकाल कर उसको mk2 स्क्वायर रखा और डिवाइड कर दिया. डिवाइड ये ख़त्म इसके साथ. इट इज़ 5/4 3/2, 5/4 2/3 इक्वल टू K1/K2 का स्क्वायर यहाँ. तो K1/K2 5/6 और K1/K2 इक्वल √5/√6. आंसर देखते हैं. √5/√6 सी इज द आंसर. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 52. A circular disc is to be made using iron and aluminum. To keep its moment of inertia maximum about a geometrical axis, it should be prepared. ये डिस्क है. It is made of iron and aluminum. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा? जब अंदर एल्युमिनियम होगा और बाहर आयरन होगा, क्योंकि मास दूर से दूर होना चाहिए, ज़्यादा मास एक्सिस से दूर होना चाहिए. इसलिए inner part of the disc should be made of aluminum and outer part of the disc should be made of iron. Aluminum at the interior and iron at surrounding it. A should be the answer. For maximum moment of inertia, inner part should be aluminum and outer part should be iron. Why? Because when mass is away from the axis, moment of inertia is more. So heavy mass should be away from the axis. हो गया, A is the answer. चलिए 53.
ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला दिया है ऐसे कुछ ऐसे, और ये इट इज़ I1, इट इज़ I3, इट इज़ I2। तो हमें देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस पे क्या है। ये ऑप्शन है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, I2 इज ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3, I3 लेस देन I2 लेस देन I1, I3 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I2। तो व्हाट इज द राइट आंसर? जो लंबा एक्सिस होता है, ये एक्सिस लंबा है तो इसका I3 लेस है, क्योंकि एक्सिस जितना भी होगा इसका मतलब मास क्लोजर टू द एक्सिस इज मोर, मास क्लोजर टू द एक्सिस इज मोर, क्योंकि अब एक्सिस बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मास एक्सिस के नज़दीक आता है। सो I3 इज लेस, I3 इज लेस देन I1 इज लेस देन I2। दिस शुड बी द आंसर। जितना एक्सिस लंबा है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि एक्सिस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मास है। जितना मास एक्सिस के नज़दीक होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तो I3 इज लेस देन I1 लेस देन I2। ये सबसे लंबा एक्सिस है, इससे लंबा ये है, इससे छोटा ये है, तो इससे कम लंबा ये है, इससे और कम लंबा ये है। तो दिस इज द आंसर। I3 लेस देन I2 लेस देन कौन सा वाला है, कौन सा वाला? I3 लेस देन I1 लेस देन I2, या I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3, ये भी चलेगा। देखते हैं I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3। B इज द आंसर, B इज द आंसर। हाँ, B इज द आंसर। चलिए 54। The moment of inertia of a disk of mass m and radius r about a tangent to the rim in its plane is। तो ये है एक डिस्क और ये है एक्सिस और ये है ये, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC पता होना चाहिए। व्हाट इज IC? दैट इज 1/4 mr स्क्वायर। ये डायमीटर एक्सिस है, इट इज नॉट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इट इज एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर। तो व्हाट इज I? दिस वाला I, इट इज IC प्लस mh स्क्वायर। व्हाट इज IC? दैट इज 1/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये वाला R, that is 5/4 mr square। आंसर 5/4 mr square, D is the answer। हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन। ABC is a triangular plate of uniform thickness. The sides are in the ratio of this, as the moment of inertia of the plate AB, BC, CA as the axis respectively. Which one of the following relations is correct? तो इसने फिगर तो दिया नहीं। He has not. AB is a triangular plate of uniform thickness. The sides are in the ratio of, ये तो दिया ही नहीं, फिगर तो दिया नहीं। चलिए लेट अस गो अहेड। एक प्लेट है ऐसे कुछ, A B C D E F E G F H। तो above in the rectangle this, the moment of inertia is minimum along axis। किस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम है? about this या about this? The moment of inertia will be minimum about the center of mass axis। The moment of inertia will be what? Minimum about the center of mass axis, and also the axis should be longer। axis या तो ये होना चाहिए मिनिमम या ये होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि दोनों एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, द सेंटर ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज मिनिमम। लेकिन अब ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये भी है और ये भी है। जो लंबा एक्सिस है
उसी के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम होगा। इन दो में से भी कंपटीशन है और कंपटीशन ये जीतेगा मिनिमम के लिए। EG इज द आंसर। EG answer is EG because EG is passing through the center of mass and is longer than FH. You understand my point? Answer हो गया। 57. The angular speed of a wheel of a vehicle is increased from 360 revolutions per minute to 1200 revolutions per minute in 14 seconds. Its angular acceleration is, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है ये तो बताइए। दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू ये 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 बाय डेल्टा टी। ठीक, अल्फा इज इक्वल 2 पाई कॉमन डेल्टा टी नीचे f2 दैट इज 1200 माइनस f1 दैट इज 360। रिवोल्यूशंस की बात है ना, रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो रिवोल्यूशंस एफ कहलाता है। बाय क्योंकि ये पर मिनट है तो बाय 60 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पाई टाइम इज 14 सेकेंड्स, 1200 माइनस 360, तो 1200 माइनस 360 क्या होगा? इट इज 0, इट इज 3, it is 3, it is 11 में से 3 कितना होगा? it is 0, it is 10 में से 6 4 and 8, 11 में से 3 8, this is 840 divided by 60, 1 0 ख़त्म और 16 6 into 14 84, 14 and 14 cancels, 2 pi radians per second square। आंसर 2 pi radians, A is the answer। ये ऐसे क्वेश्चन हम हो गया क्वेश्चन। अगर आपको याद है, अगर आपने सारे लेक्चर मेरे अटेंड किए हैं तब जाकर होगा। क्या है 58 क्वेश्चन? A particle is moving from rest. Particle is moving from rest, moves in a circle. Rest means initial velocity is 0. या u is equal to 0. It moves in a circle. तो finally in the nth round, its velocity is final velocity is v0. Final velocity in the nth round, its angular acceleration will be. तो बताइए पहले एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। लेकिन टाइम तो दिया नहीं, ये nth राउंड की बात कर रहा है, इसलिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। इससे होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। अच्छा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर जो है स्पीड दिया है v0, तो दैट इज स्पीड्स बाय रेडियस ऑफ द सर्कल उसका स्क्वायर, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज स्पीड बाय रेडियस उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट 0 से करता है वेलोसिटी, तो 0 इज इक्वल 2 अल्फा। व्हाट इज थीटा इन द nth राउंड? nth राउंड में कितना थीटा है? यस, nth राउंड में जो थीटा है बताइए, nth राउंड में थीटा कितना है? व्हाट इज थीटा इन द nth राउंड? nth राउंड में थीटा ये है 2 पाई इंटू n, क्योंकि एक राउंड में थीटा 2 पाई होगा, दूसरे राउंड में थीटा 2 पाई होगा, एक राउंड में थीटा 2 पाई होगा, दूसरे राउंड में थीटा 4 पाई होगा एंड 6 पाई। सो 2 पाई इंटू n, जितने राउंड है उतने 2 पाई का थीटा बनेगा। अच्छा, तो इट इज v0 स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई n इंटू अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर? v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई n r स्क्वायर, 4 पाई n r स्क्वायर। आंसर इजी।
इसे नहीं हुआ पहले इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन से हो गया। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा। Final angular velocity square is v0 by r whole square minus initial angular velocity square is 0 is equal to alpha theta जो है, what is theta after nth round? In every round 2 pi is covered as theta. In nth round it is n times 2 pi. It is n times 2 pi. So answer should be this. v0 square by 4 pi n r square. v0 square 4 pi n r square. C is the answer. ये वाला C is the answer. चलिए 59. A solid cylinder of mass 2 kg and radius 50 centimeters rolls up an incline of angle of inclination 30 degrees. The center of mass of the cylinder has speed 4 meters per second. The distance traveled by the cylinder on the incline will be. ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, शायद ऐसे, ये सिलेंडर है, it goes up the incline, कह रहा है कि how much distance is covered by the cylinder. इस सिलेंडर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकंड, अगर इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर इट स्टॉप्स। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन विल बी, तो जी दिया है 10। पहले मुझे चाहिए एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन अगर मुझे मिला, मुझे ये एल मिलेगा बिकॉज फाइनली इट स्टॉप्स, फाइनली वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। तो हमें ये देखना है कि कितना ऊपर जाएगा बिफोर इट स्टॉप्स। जरा सोचिए इसके बारे में, देख लो जरा। पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूं, अगर आपको याद होगा जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन। तो ये सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर है, हाँ ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जी इंटू ये है थीटा 30 डिग्रीज, तो इट इज जी इंटू साइन 30 बाय 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। ये खत्म हुआ, तो इट इज जी दैट इज 10 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 2 3/2, 2 कैंसल्स, 10/3 इज द एक्सेलरेशन। चलो फिलहाल एक्सेलरेशन हमें मिला। यहाँ तो रिटार्डेशन है, ये पीछे की ओर एक्सेलरेशन है, ये आगे जा रहा है। तो आपको एक फार्मूला है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर है 0, इनिशियल इज 4 मीटर दैट इज 16, टू व्हाट इज ए एक्सेलरेशन दैट इज माइनस 10/3 इंटू एस। अब डिस्टेंस शायद मिलेगा, लेकिन कोई चीज़ सेंटीमीटर में दिया था, ज़रा वो क्या है। सेंटीमीटर में 50 दिया था और मास दिया था, उसका तो अभी रोल ही नहीं है, वो आया ही नहीं है अभी। चलो देखते हैं आंसर क्या आता है। एस इज इक्वल टू 16 इंटू 3 डिवाइड बाई 20, 10 इंटू 2 20, 16 एस या एल, यहाँ पर एल एस, 4 4s are 16, 4 5s are, it is 12/5, it is 0.4 मीटर्स, 2.4 मीटर्स अगर आंसर है तो ठीक होगा। चलिए 2.4 डी इज द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देख लो किस तरह से मैंने किया, और इसको आप टेक द, ये देखो क्वेश्चन। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर्स रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल इंक्लिनेशन 30 degrees. The center of mass of the cylinder has a speed of 4 meter per second initially. Obviously, the distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be. कितना डिस्टेंस ऊपर जा करके कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर इट स्टॉप्स। इसलिए क्वेश्चन पूरा तो बनाया नहीं, मैंने पूरा बना दिया क्वेश्चन। सिलेंडर गोज अप, इट इज एन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास है।
एक्सेलरेशन पहले निकाला, फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करके ये आंसर निकाला। देख लो अच्छी तरह से, ठीक हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। A disk of radius 2 meters and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 meters per second, centimeters per second. How much work is needed to stop it? एक डिस्क है, इसका वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। इसको मीटर्स पर सेकंड बनाते हैं कि नहीं? यस, 20 into 10 raised to power minus 2 meter per second, that is 0.2 मीटर पर सेकंड, ऐसे वेलोसिटी है। हाउ मच वर्क इज डन, मगर ये रोल कर रहा है, इसका ओमेगा भी होना चाहिए। वेलोसिटी ये है, रोल भी कर रहा है, और साथ में इसने रेडियस तो दिया होना चाहिए फिर। हाँ, रेडियस इज 2 मीटर्स, ठीक। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, ओके। अब मैं देखता हूं हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। तो यहां स्टॉप हो गया समझो, तो कितना वर्क इसमें हो गया, हाउ मच वर्क इज डन। आपको एक इक्वेशन पता है कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसके दोनों एनर्जीज है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ द टू के रोल भी कर रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 1/2 mv² प्लस 1/2, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, दैट इज 1/2 mr² इनटू व्हाट इज ओमेगा व्हेन इट्स रोलिंग, दैट इज v/r, दैट इज v²/r²। रोलिंग के लिए कंडीशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये खत्म हो गया, तो इज इक्वल टू माइनस 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। वो कितना होगा, वो कितना होगा, वो होगा माइनस 1/4 1/2 4 2 प्लस 1 3/4 mv², ऐसे। तो अब ये सबस्टिट्यूट कर लो। माइनस वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव वो चलता है क्योंकि नेगेटिव वर्क डन ही होगा, लेकिन ही सेज ओनली वर्क डन, तो नेगेटिव आप डिलीट भी कर सकते हैं। 3/4, व्हाट इज मास, मास कहाँ है, मास दिया होना चाहिए, मास 100 kg, 100 kg। व्हाट इज v, 0.2 उसका स्क्वायर। चलिए अब चलो, अब इसको चलो कॉपी कर लो, थोड़ा सा इसको देख लो, आप देख लो अच्छी तरह से। क्वेश्चन ये है कि एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोल कर रहा है, मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कितना वर्क करना चाहिए ताकि ये स्टॉप हो जाए। तो आपके पास रूल क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो फाइनली ये 0 इसका काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियली कितना काइनेटिक एनर्जी है, सम ऑफ द टू एनर्जीज, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस रोटेशनल एनर्जी दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो 0 माइनस सम ऑफ दीज टू एनर्जीज इज इक्वल टू वर्क डन। तो अब जरा देखो यहां पर करता हूं अब। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू 100 इंटू 0.2 का स्क्वायर, दैट इज 4/100, दैट इज 4/100, ठीक। तो ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, 3 जूल्स। देखते हैं आंसर, 3 जूल्स, डी इज द आंसर। देख लीजिए अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं देखो, आई एम नॉट स्ट्रेसिंग दीज थिंग्स राइट नाउ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लेक्चर्स। जब मैंने लेक्चर दिया तब मैंने बहुत स्ट्रेस किया, यू सी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँ कि ये तो स्टॉप हो गया। अब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनली 0 है। 0 माइनस दिस इज द वर्क डन बाय एनी टॉर्क दैट अप्लाइज ऑन द डिस्क or any force which is applied on the disk in the backward direction so that it stops, and the work done by that force is equal to change in kinetic energy. Obviously work done will be negative because finally the energy of the disk is 0.
तो एनर्जी हैज़ बीन सक्ड अवे फ्रॉम द डिस्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज वाई नेगेटिव वर्क हैज़ बीन डन ऑन द डिस्क। ठीक, ओके, चलिए 61. A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 centimeters is rotating about an axis at the rate of 3 revolutions per minute. The torque required to stop it after 2 pi revolutions is. एक तो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है 1/2 mr² है। दूसरा ये मास इसका है 2 kg। तीसरा रेडियस भी दिया है 4 सेंटीमीटर्स, 4 × 10⁻² मीटर्स, मैंने मीटर में बनाया। टार्क मुझे निकालना है और रिवोल्यूशंस कितने हैं आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू 2 पाई रिवोल्यूशंस के बाद हमें टार्क निकालना है इस पर। ठीक, स्टॉप होता है लास्ट में, ये स्टॉप होता है, लेकिन इनिशियली इज रोटेटिंग। एफ दिया है 3 रिवोल्यूशंस पर मिनट, इसे ओमेगा भी निकलेगा, तो टॉर्क निकालना है। तो बात यह है कि देखो मैं आपको समझाता हूं, मैंने यही आपको कहा कि जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखो, बाद में जो निकालना है उसमें आपको कोई ना कोई आइडिया आ ही जाएगा, क्योंकि जब आपने लिखा क्या निकालना है, क्या दिया है, फॉर्मूला आपके पास है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, तो फिर क्वेश्चन हो ही जाता है। टार्क निकालना है, जब टार्क निकालना है मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके पास टार्क का इक्वेशन है I अल्फा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दिया है, मतलब लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मसला अल्फा का है, तो अल्फा किसी और तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, इनिशियल ओमेगा दिया है, ये इनिशियल ओमेगा है एंगुलर, और फाइनल जो ओमेगा है, फाइनल ओमेगा दैट इज 0, क्योंकि फाइनली इट हैज स्टॉप्ड। अगर मैं ऐसा कुछ लगाऊंगा फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा, यहां अल्फा निकल सकता है, लेकिन थीटा नहीं दिया है कहीं से। थीटा यहां पर भी हम देख सकते हैं, 2 पाई रिवोल्यूशंस है ना। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज 3 रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो इट इज 4 पाई एफ स्क्वायर, 2 पाई एफ का स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा थीटा। थीटा एंगल कितना है, एक रिवोल्यूशंस में कितना एंगल डिस्क्राइब होता है, 2 पाई। इसने कितने रिवोल्यूशंस किए, 2 पाई रिवोल्यूशंस, 2 पाई रिवोल्यूशंस इसने किए, 2 पाई रिवोल्यूशन, देखिए 2 पाई रिवोल्यूशंस। आप ये क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं, इसका फोटो शॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। 2 पाई रिवोल्यूशंस, तो 2 पाई रिवोल्यूशन में थीटा कितना कवर होगा, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई का एंगल कट होगा। 2 पाई रिवोल्यूशंस में कितना होगा, एक तो हुआ नंबर 2 पाई, ये तो हुआ नंबर इंटू 2 पाई, ये पाई स्क्वायर है, क्योंकि 2 पाई एफ का स्क्वायर है, वो होगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। बात यह है कि इसने कंफ्यूज किया, 2 पाई वो नंबर है, रिवोल्यूशंस इन एवरी रिवोल्यूशन 2 पाई इज ए नंबर, n इंटू 2 पाई, मगर n इज 2 पाई, n खुद भी 2 पाई है ना, तो थीटा इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई, लेकिन n खुद 2 पाई है, तो ये होगा 4 पाई स्क्वायर, जो है ये 4 पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। ये जो अल्फा है दैट इज एफ स्क्वायर बाय 2। व्हाट इज एफ स्क्वायर, व्हाट इज एफ, 3 रिवोल्यूशंस पर मिनट, सो दैट इज 3 by 60 होल स्क्वायर बाय 2। ठीक, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, नेगेटिव साथ में कोई नेगेटिव ही है उसको जाने दो, इट इज 9 by 2 इंटू 36 इंटू 10⁻², 9 4 ठीक। तो अल्फा किसके बराबर हुआ, 1/8, 100/8। चलो लिखो फिलहाल 100/8। 100 क्यों, 100 तो नीचे है,
1/800 ऐसे कुछ 1/800। अब मुझे चाहिए व्हाट इज दिस टॉर्क, टॉर्क निकालना है मुझे। तो कैसे निकालूंगा टॉर्क? यस, चलिए अल्फा तो निकला 1/800, 1/800 अल्फा निकला। तो व्हाट इज टॉर्क? आई अल्फा, आई इज 1/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा इज 1/2। व्हाट इज m? 2 kg और mr, what is m? 2. What is r? 4 centimeter in 10⁻⁻² whole square. r is 4 centimeters square. Alpha 1/800 ऐसे कुछ। ये खत्म हो गया। ये हुआ 16 इंटू 10⁻⁻4 बाय 8 इंटू 10⁻²। इसको 2 कर दो। इस 8 2 16, इट इज 2 इंटू 10⁻⁻6। ये है टॉर्क, न्यूटन मीटर। ये है टॉर्क। अब यहां से यहां तक आप खुद करो कि ये 2 ऊपर जाकर के -6 कैसे बना, ये 2 कैसे यहां लिखा, ये आपको खुद आना चाहिए। फिजिक्स ये है, फिजिक्स ये है, और फिजिक्स जो है ये दिया हुआ जो है ये आपको लिखना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा एनालिसिस जो है वो फिजिक्स नहीं है, वो मैथमेटिकल जॉगलिंग है, उधर का इधर, यानी मैथमेटिकल जॉगलिंग ऊपर नीचे, वो आपको आना चाहिए और उसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ज़रा आंसर तो देखें। 2 × 10⁻⁻6 देखते हैं। 2 × 10⁻⁻6 बैठा है यहाँ पर डी आंसर, डी आंसर बैठा है। ओके 62। 3 ऑब्जेक्ट्स सॉलिड स्फीयर, ये देखो बनाया मैंने सॉलिड स्फीयर। A thin circular disc and a ring, बनाया रिंग भी, मास सबका सेम है, ठीक है। दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगल, इसका भी स्पिनिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये भी स्पिन कर रहा है ओमेगा से, ये भी। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो किस में वर्क करना पड़ेगा ज़्यादा या कम टू स्टॉप देम? जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टू स्टॉप, बिकॉज जिसका एनर्जी ज़्यादा है वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लास्ट में उसका एनर्जी 0 बनाना है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो वर्क डन इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, because work done is final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final is 0 to stop. Initial जो होगा वो देखना पड़ेगा। कोई जिसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टू स्टॉप दैट, उस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टू स्टॉप दैट, टू स्टॉप वन विच हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका है? इसका तो है 2/5 mr² ओमेगा, इसका है 1/2 mr² ओमेगा, इसका है mr² ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। नहीं, ये तो एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी। इसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर IA, 1/2 I B ओमेगा स्क्वायर, 1/2 IC ओमेगा स्क्वायर। तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज्यादा है, इसका उससे कम है, इससे सबसे कम है। स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, रिंग का सबसे ज्यादा है। तो रिंग का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि ओमेगा स्क्वायर सब में सेम है, तो इट विल बी डिफिकल्ट। सो WC इज ग्रेटर देन WB, इसका ज्यादा वर्क करना पड़ेगा टू स्टॉप, इसको उससे कम वर्क करना पड़ेगा टू स्टॉप, इसको सबसे कम वर्क करना पड़ेगा टू स्टॉप। सो WC इज ग्रेटर देन WA इज ग्रेटर देन WC। देखते हैं, ये देखो आंसर, थोड़ा सा वॉच कर लो, थोड़ा सा वॉच कर लो, देख लो।
जिसका ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसको स्टॉप करने में ज़्यादा वर्क लगेगा बस। रिंग का सबसे ज़्यादा रोटेशनल एनर्जी है बिकॉज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है फॉर द सेम मास एंड फॉर द सेम ओमेगा, इट हैज़ हाइएस्ट रोटेशनल एनर्जी, सो इट विल टेक मोर वर्क टू स्टॉप इट। ज़रा देखिए अब, WC greater than WB, C is the answer. WC greater than WB greater than WA, खत्म हो गया। (63) A solid sphere is rotating freely about a symmetry axis in free space. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantities remain constant? ऐसे देखो, एक solid sphere है, it rotates with ओमेगा, mass is m। कह रहा है कि अगर इसका रेडियस बढ़ाया जाए, लेकिन मास में कोई फर्क नहीं है, तो बताइए कांस्टेंट क्या रहेगा? अगर मास बढ़ाए, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा 2/5 mr²? मास तो सेम है, आर बढ़ गया नहीं। क्या काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा 1/2 I ω²? नहीं, क्योंकि I चेंज हो गया। अगर कांस्टेंट रहेगा वो एंगुलर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट L I ω। क्वेश्चन इज why should the angular momentum be constant when the radius increase of a sphere but mass remains constant? Radius increases but mass remains constant. Why should the angular momentum remain constant? Because there is no torque applied. तो एंगुलर मोमेंटम चेंज करने का सिर्फ एक ही है, वो ये है कि torque should be zero. If angular momentum has to remain constant, there should be no external torque. That is the case in the present question. Angular momentum is constant, D. Answer. 64. 64. A solid sphere is rolling in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy and as well as rotational kinetic energy. The ratio of translational kinetic energy is to total energy, kinetic plus rotational for the sphere is. ये निकालना है, kinetic energy, translational kinetic energy divided by translational kinetic energy plus rotational energy. इसका ये निकालना है, ये स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। क्वेश्चन को देख लो अच्छी तरह से, ऐसा न हो कि क्वेश्चन मैं करूं और आपको यही पता नहीं चलेगा कहां से क्वेश्चन आया कहां गया। एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ये रोल कर रहा है, इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोलिंग एनर्जी भी है, रोटेशनल एनर्जी भी है। हमें रेशियो निकालना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल भी काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है जिसमें 1/2 mv² आता है, दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसमें 1/2 I ω² आता है। तो इसका रेशियो निकालना है, देखिए मैं कैसे करता हूँ। ऊपर 1/2 mv², नीचे काइनेटिक एनर्जी फिर से 1/2 mv², टोटल है ना नीचे, प्लस 1/2 I ω²। ये जो ऊपर ये 1/2 mv², इसको ऊपर भी डिवाइड करो, नीचे भी डिवाइड करो। ऊपर हुआ 1, नीचे डिवाइड करने से इसका हुआ 1 प्लस 1/2 I ω² डिवाइड बाई 1/2 mv²। ये देखो, इसको मैंने डिवाइड किया ऊपर 1/2 mv² से डिवाइड किया ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर जब डिवाइड किया तो 1 हुआ, नीचे जब डिवाइड किया ये हुआ 1, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ा। इट इज़ 1/1 प्लस, ये ख़त्म हुआ। ऊपर जो I है दैट इज 2/5 mr² ω² डिवाइड बाय, ये हुआ m, लेकिन v इन रोलिंग इज r ω, दैट इज r² ω², क्योंकि v इज इक्वल टू r ω। तो ये सब खत्म हो गया। इट इज़ 1/5 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/7 आंसर। देख लो अच्छी तरह से।
क्वेश्चन हो गया। कॉपी कर लो, पॉज कर लो थोड़ा सा वीडियो को, ठीक है? ओके, नाउ ये तो हो गया क्वेश्चन। हाँ, 5:7 है ना यहाँ पर आंसर, 5:7। चलिए ठीक है, 5:7 आंसर। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, ये देखो, चलो 64 क्वेश्चंस। चलो कल हम आगे जाकर के इसको और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखो, दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू। मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स कैसे करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, जो गिवन कंडीशन से गिवन जो डाटा है वो लिख लो। फिर व्हाट यू आर आस्क्ड वो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट ही इज आस्किंग। तो उस जब आपको पता चलेगा व्हाट ही इज आस्किंग एंड यू हैव ऑलरेडी रिटन व्हाट इज गिवन, व्हाट ही इज आस्किंग, देन यू हैव टू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ which concept I need to use or which formula I need to use. It becomes quite easy. Or if it's not becoming easy, it becomes the difficulty level gets reduced by this approach. Writing the data that is given in the question and writing clearly what you have to find, and then you get to the concept that you need to use to solve the problem. Thank you.